मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की अपने स्कूल की छुट्टी होने के बाद पहाड़ों में खुद के बनाए गए एक सीक्रेट हाइड आउट पर जाती है। वहां पर वो कई सारा खाने का सामान रखकर एकदम चोटी पर जाकर रेडियो में गाने सुन रही होती है खाते पीते हुए। इस बार उसको एक ऐसा गाना सुनाई देता है जो उसने आज से पहले कभी नहीं सुना होता। ये लड़की अपने सीक्रेट बेस पर सामान को एक एक करके पीस बाय पीस लेकर जाती है। जैसे एक बार कुछ बॉक्स, अगले दिन फर्स्ट एड बॉक्स, फिर खाना एंड सो ऑन। सूरज ढलते ही वो अपने घर चली जाती है। ये अपने घर में अकेली रहती है एक बिल्ली के संग, जिसका उसने नाम रखा होता है मिमी। इसके फादर बचपन में ही गुजर गए थे और इसकी मम्मी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हैं, जो कि बहुत बिजी रहती हैं, कभी कभी ही घर पर आती हैं। इसको रात में पहाड़ी इलाके में एक रोशनी चमकती हुई दिखती है। इसको लगता है कि वो उसका आंखों का धोखा है, पर वो एक लड़के के हाथ में जादुई क्रिस्टल की चमक होती है। इस लड़की का नाम आसुना है। ये अपने क्लास में हमेशा ही टॉप आती है और आज भी रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आसुना ही फर्स्ट आती है। इसकी क्लास में कुछ लोग इसको स्टडी मशीन बोलते हैं। क्लास खत्म होने के बाद इनकी टीचर सबको वार्निंग देती है कि स्कूल के बाद सीधा घर जाना, हो सके तो अकेले नहीं किसी दोस्त या अपने पेरेंट्स के साथ जाना। आजकल भालू जैसा क्रीचर्स दिख रहा है जो कि बहुत खतरनाक है। आसुना से एक लड़की उससे घर साथ चलने को पूछती है, पर वो मना कर देती है, बोलती है कि किसी और दिन। और वो सीधा पहाड़ी इलाके की तरफ निकल जाती है अपने सीक्रेट बेस की ओर। ट्रेन की पटरी पर ही आसुना को एक अजीब सा क्रीचर्स दिखता है और वो उस पर हमला कर देता है। एक लड़का आकर उसको बचा लेता है और वो उससे फाइट करने लग जाता है। वो क्रीचर उस लड़के पर हमला कर देता है, पर उस लड़के के पास एक चमकता क्रिस्टल होता है जो एक प्रोटेक्शन लेयर बना देता है और उसको मार भी देता है। एक ट्रेन आती है और ट्रेन वाला देखता है ये क्या कंटाप है भाई साहब। वो लड़का आसुना को लेकर ब्रिज से कूद जाता है। वो ट्रेन वाला सारी खबर आर्क एंजल को देता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है वो आपको आगे पता लग जाएगा। आसुना की जब आंख खुलती है तब अंधेरा हो चुका होता है और वो वहां से चला जाता है ये बोलकर कि अंधेरा हो गया है, अपने घर जाओ, पहाड़ी इलाके में कभी मत आना। उस लड़के के मना करने के बाद भी आसुना वहां अगले दिन फिर दोबारा जाती है। जाते ही वो उस बिल्ली मिमी को पकड़ लेती है, बोलती है ट्रेटर कहीं की, तुमको मेरे साथ रहना चाहिए, टू टाइमर कहीं की। क्योंकि पिछली बार जब उस लड़के ने आसुना की जान बचाई थी तो मिमी उसी के साथ चली गई थी। और यहाँ पे मैं आती हूँ, मेरे को तुमको बोलना चाहिए कि कोई भी मेरी जगह पर ना आए। वो कहता है मैं भी एकदम सेम हूँ, मैं यहाँ पर आया क्योंकि मैं यहाँ आना चाहता हूँ। वो आपस में बातचीत करते हैं। इस लड़के का नाम होता है शुन। आसुना फर्स्ट एड बॉक्स से इसकी पट्टी करती है और पट्टी की जगह वो अपना स्कार्फ बांध देती है उसके हाथ में। इसको चोट लगी थी कल उस क्रीचर से फाइट करते हुए। आसुना अपने बारे में बताती है, वो यहाँ क्यों आती है और यहाँ कर क्या करती है। वो उससे उसी सॉन्ग के बारे में बताती है जो उसने एक दिन सुना था। वो कहती है मेरे को लग रहा था जैसे कि मैं किसी के दिल की बात सुन रही हूँ। शुन चौंक जाता है क्योंकि वो उसी की दिल की बात होती है, उसके दिल की बात के साथ अगारता का सॉन्ग। वो कहती है मैं उस टाइम खुश भी हो रही थी और सैड भी। आसुना उसको रेडियो पर गाने सुनाती है। वो खाते पीते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। शुन बताता है कि मैं एक डिफरेंट लैंड यानी कि एक अनदर कंट्री से आया हूँ। मैं अगारता से आया हूँ। मैं यहाँ किसी से मिलने आया था और मेरी विश पूरी हो गई। मेरे को कोई रिग्रेट नहीं। दिन ढलते ही शुन आसुना को ब्लेसिंग देता है फोरहेड पर किस करके। वो हमेशा खुश रहे, अच्छे से जिए। आसुना उस किस के बाद बहुत शर्मा जाती है और अपने घर चली जाती है और पूरे टाइम शुन के बारे में ही सोचती है। रात के समय में, सुहानी रात में, शुन उस बिल्ली से बात करते हुए बोलता है तो वो तुमको मिमी बुलाती है, उसको एक अच्छी जगह दिखाना अगारता में, उसको लीड करना। वो अपनी लाइफ के डीप बातें बोलकर कि मैं अब फियर सहन नहीं कर सकता, बट इतनी हैप्पीनेस कि मानो मैं उस तक बस पहुंच ही गया करते हुए खुद मर जाता है। आसुना बहुत खुश होती है। उस दिन उसकी मम्मी घर पर आती है। आसुना 2 लंच बॉक्स रेडी करती है और अपनी मम्मी के पूछने पर वो बताती है कि एक मेरे फ्रेंड के लिए। उसकी मॉम आज फ्री हैं तो वो कहीं डिनर करने के लिए उससे पूछती हैं। वो कहती है हाँ मैं 6 बजे तक आ जाऊंगी। वो कहती है आज तो सैटरडे है। वो बोलती है हाँ पर मैं आज अपने दोस्त के घर भी जाऊंगी। स्कूल के बाद आसुना दोबारा वहां पर जाती है पर शुन नहीं आता। वो सोचती है शायद बारिश की वजह से नहीं आया हो। आसुना जैसे ही घर जाती है उसकी मम्मी देखती है कि आसुना गीली है, बारिश में वो गीली हो गई। उसको पोंछते हुए वो उसको गले लगा लेती है। फिर बाद में उसकी मम उसको बताती है कि स्कूल से मेरे पास कॉल आया था, जो स्कार्फ तुमने अपने फ्रेंड को दिया था
वो मर गया। उसकी लाश मिली पुलिस वालों को और तुम्हारा स्कार्फ भी उसके पास था। आशुना ने शुन को पट्टी की थी अपने स्कार्फ से। आशुना अपने रूम से ये कहकर चली जाती है कि मैं ठीक हूँ, जो कि वो नहीं होती। अगले दिन आशुना शुन को ढूंढने जाती है पहाड़ी इलाके में, पर वो नहीं मिलता। आशुना की क्लास में एक न्यू टीचर पढ़ा रहे होते हैं। वो सब्स्टिट्यूट टीचर होते हैं क्योंकि उनकी टीचर अभी प्रेग्नेंट। वो सब बच्चों को फर्स्ट वर्स समझा रहे होते हैं कोजी की मिथोलॉजी का। वर्स मतलब कविता, जो कि एक लेव में लिखी गई हो। अकॉर्डिंग टू गूगल पोस्ट करके एग्जैक्ट मीनिंग समझ लेना। वो बताता है कि कई सालों पहले एक जने की वाइफ की डेथ हो गई थी, इज़नामी की। इज़नागी उसको वापस जिंदा करने के लिए लैंड ऑफ योमी में गया, जो कि अंडरग्राउंड में है। इसको अगार्था भी बोलते हैं और कई नामों से ये जगह जानी जाती है। उसने इज़नामी को जिंदा कर लिया था, पर वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, इसलिए वो वापस से कभी जिंदा नहीं हुई। क्योंकि जब वो लैंड ऑफ योमी के गॉड से बात कर रही थी तो इज़ानागी ने उसकी बॉडी को देखा, जबकि नहीं देखना था। ये सब बात आशुना बहुत ध्यान से सुन रही होती है और मन ही मन वो शुन को जिंदा करने के बारे में सोच रही होती है। और इसलिए आशुना पर्सनली उस टीचर के घर जाके उन सभी बातों के बारे में डिटेल में पूछने जाती है। वो सब कुछ बताते हैं कि बहुत समय पहले गॉड हर जगह हुआ करते थे और ह्यूमैनिटी के पाथ को गाइड करते थे, बट इवेंचुअली ह्यूमंस इवॉल्व हो गए एंड डेवलप हो गए। उसके बाद गॉड की कोई ज़रूरत नहीं रही इस दुनिया में, तो वो लोग अगार्था लैंड ऑफ योमी में जाकर अपने आप को अलग कर लिया। कुछ क्लैंस के साथ वो वहीं पर रहने लग गए और जिस अजीब से क्रीचर्स ने आशुना पे अटैक किया था उसको ये बोलते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरे को इसका नाम सही से प्रोनाउंस करने में बार बार बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं इसको अब से शॉर्ट फॉर्म में QC बोलूँगा। इस बात को याद रखना, जब भी मैं QC बोलूँगा तो इसका मतलब ये होगा जो आपको स्क्रीन पर इसका नाम दिख रहा होगा। QC गेट कीपर्स होते हैं अगार्था के, और कई सारे गॉड्स को भी QC बोलते हैं। वो सब गॉड के स्टैचू की इमेजेस एंड उनके बारे में बताता है। अंधेरे होने पर आशुना घर जाने लगती है। इसको सब पता होता है कि आशुना उस लड़के से मिली थी जो अगार्था से आया था। घर जाते समय आशुना को मिमी दिखती है और वो उसका पीछा करते हुए चोटी पर पहुंच जाती है। वो देखती है ये तो शुन है। वो बोलता है मैं शुन नहीं, मैं शिन हूँ, जो भी हुआ उस सब बातों को भूल जाओ। उसी टाइम वहाँ पर आर्कएंजल आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। शिन आशुना को लेकर वहाँ से अंडरग्राउंड केव में चला जाता है। ये लोग अंदर भी आ जाते हैं। आगे उनको एक गेट कीपर मिलता है जिसने अपने सारे सेंसेस खो दिए पोल्यूशन की वजह से, और वो क्लेविस को भी सेंस नहीं कर पाता। इसी वजह से वो गेट कीपर उन पर हमला कर देता है। शिन उसको मारना नहीं चाहता, वो तो बस उसको जख्मी करके उसको नींद में पहुंचाना चाहता है, बट आर्कएंजल उसको मार देते हैं। आशुना से क्लेविस ले लेते हैं और उससे अगार्था का गेट ओपन करवाते हैं। आर्कएंजल का कमांडर अकेले ही अंदर आ जाता है, बाकी के आर्कएंजल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को अंदर नहीं लेके जाता। वो शिन से कहता है मेरे को सिर्फ अपनी वाइफ को जिंदा करना है। वो अपना मास्क उतार के दिखाता है। वो तो आशुना का सब्स्टिट्यूट टीचर होता है, मिस्टर ryuji मोरिसाकी। वो आशुना को छोड़कर बोलता है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। शिन कहता है मैं हूँ शिन, शुन का छोटा भाई। मेरा भाई मर गया, मैं तो क्लेविस वापस लेने आया था जो मेरे बड़े भाई के पास था। शिन वहाँ से चला जाता है ये कहकर कि मेरा मिशन क्लेविस को वापस लाना था, तुम लोग अपना काम करके यहाँ से चले जाना। मिस्टर ryuji मोरिसाकी बताता है कि आर्कएंजल ही ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अगार्था की एग्जिस्टेंस को जानता है और ये भी उसका एक मेंबर होता है। ये 20 साल से अगार्था का एंट्रेंस गेट ढूंढ रहे होते हैं, पर मैं सिर्फ अपनी वाइफ को जिंदा करना चाहता हूँ। आर्कएंजल अगार्था को ढूंढकर सारी चीजों का फायदा उठाकर ह्यूमैनिटी को सही वे में लीड करने के लिए ये कर रहा है। इससे वर्ल्ड के लिविंग थिंग्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। कई एंट्रेंसेस एंड गेट कीपर्स को पार करने के बाद उनको शकुना विमल गॉड दिखते हैं। उसी टाइम आशुना का क्लेविस चमकता है और उसके टीचर के पूछने पर वो बताती है ये मेरे डैड की निशानी थी, ये उनके रेडियो में था। आशुना के साथ मिमी भी आ जाती है क्योंकि शुन ने उसको बोला था। शिन को उनकी विलेज की हेड बोलती है तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, टॉप साइडर को अंदर आने दिया। वो कहता है मेरा टास्क क्लेविस को वापस लाना था। वो कहते हैं तुम्हारी आंखें अभी तक खुली नहीं। जब भी गेट ओपन होता है और टॉप साइडर आते हैं अगार्था में तो सिर्फ तबाही लाते हैं और तबाही ही होती है। शिन को एक नया टास्क दिया जाता है कि वो टॉप साइडर को वापस भेजे।
इतने दिनों के सफर करने के बाद वो अगार्था के विलेज के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। वो शाम को आराम करते हैं। वहाँ पर इजोकू आ जाते हैं। आसुना और मिस्टर रियोजी मोरिसाकी सपना देखते हैं, बुरा सपना। आसुना को शुन के बारे में सपना आता है और इसको अपनी वाइफ का। इसकी वाइफ बीमार थी और ये अपने लास्ट मिशन पर गया था, मतलब लास्ट ड्यूटी पर एज अ सोल्जर। वो मिशन के बाद ये सोचते हुए घर जाता है कि मैं अपनी वाइफ को लेकर अपनी कंट्री वापस लौट जाऊंगा। पर जब वो वापस पहुंचता है जब तक उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी होती है। इजोकू आसुना को उठाकर ले जाते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक लड़की को अपने पास देखती है जो कि तुरंत आसुना के गले लगकर रोने लग जाती है। इजोकू ने इन दोनों को यहाँ पर बंद कर रखा होता है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। शाम तक वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। वो दोनों चोटी पर चढ़ने लग जाते हैं क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा हो रहा होता है। इजोकू सनलाइट में नहीं रह सकते और ना ही पानी में, और सूरज धीरे धीरे ढल रहा होता है। शिन आसुना के क्लेविस को सेंस कर लेता है और वो उनको बचाने के लिए आ जाता है। वो उनको बाहर निकालकर चोटी पर जाता है, पर अंधेरा होने ही वाला होता है और कोई रास्ता नहीं होता। वो उनको लेकर पानी में कूद जाता है। पानी के पास वाले पत्थर पर इजोकू आकर शिन के पीछे छुरा भोंक देता है। एक्चुअली में छुरा नहीं, वो उसका हाथ होता है। सुबह मिस्टर रियोजी मोरिसाकी को ये दोनों बेहोश मिलते हैं। शिन की हालत खराब होती है, तब भी वो उससे फाइट करने तक रेडी हो जाता है। यहाँ से चले जाओ और मेरे को क्लेविस दे दो, पर मिस्टर रियोजी मोरिसाकी उसको बेहोश कर देता है। वो शिन के विलेज में जाते हैं, पर वहाँ के रक्षक उनको अंदर आने के लिए मना कर देते हैं। वो उस छोटी लड़की को उनके विलेज को वापस कर देते हैं जो कि एक दिन पहले खो गई थी और वो कभी भी बोल नहीं पाएगी। इजोकू ने उसे उठा लिया था और वो शिन को वापस करके वहाँ से जा रही होते हैं। इनके मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं और वो अपने ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए एक रात अपने घर रुकने देते हैं। वो मास्टर इनको कई सारी बातें बताते हैं अगार्था के बारे में, जैसे कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले अगार्था सबसे अच्छी जगह हुआ करती थी पूरे वर्ल्ड में, बट बाद में टॉपसाइडर लैंड ऑफ योमी में आकर अगार्था की वेल्थ एंड सारे रिसोर्सेज इवन वेपन्स भी सरफेस पर ले जाते थे, सरफेस पर रूल करने के लिए, पूरी दुनिया पर रूल करने के लिए। और बदले में उन्होंने क्या दिया? एंडलेस वॉर, कभी ना खत्म होने वाली जंग। इसलिए हमने गेट को बंद कर दिया क्लेविस की मदद से। और योडोरोकी के बारे में भी, मिमी एक योडोरोकी है। ये अपनी ड्यूटी फिल करने के बाद क्यूसी के साथ मिल जाते हैं और इजोकू के बारे में भी बताते हैं। ये कर्स ट्राइब हैं जो कि एक ऐसे स्ट्रक्चर का पार्ट हैं जो अभी वर्ल्ड की करंट स्टेट यानी कि वर्ल्ड को बैलेंस करके रखते हैं। ये टॉपसाइडर और अगार्था वालों को एक नहीं होने देते ताकि सब कुछ बैलेंस रहे। अगले दिन वो वहाँ से चले जाते हैं। शिन ने भी बोला था यहाँ से चले जाओ, ये जगह सेफ नहीं है एंड टॉपसाइडर और इधर के लोग मिक्स नहीं होने चाहिए। अगार्था के लोग से टॉपसाइडर कभी मिलने नहीं चाहिए ताकि लड़ाई बड़ाई ना हो और बैलेंस, वर्ल्ड का बैलेंस बना रहे। वो एक बोट में बैठकर चले जाते हैं। जैसा कि उन ओल्ड मास्टर ने बताया था कि अपनी ड्यूटी फुलफिल करने के बाद मिमी आसुना के साथ नहीं जाती। मिमी की लाइफ धीरे धीरे खत्म हो रही थी, मतलब वो धीरे धीरे मर रही थी। वो लोग एक मैदान में जाते हैं, वहाँ पर क्यूसी आता है और वो मिमी को खा लेता है और उसकी लाइफ स्पैन उसके साथ मिल जाती है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। ये लोग आसुना और मिस्टर मिरोसाकी को मारने के लिए रवाना हो जाते हैं। इनको अपने विलेज के बड़े लोग यानी कि हेड या बॉस यानी कि सभी लोग से ऑर्डर मिला होता है कि टॉपसाइडर को यहाँ से निकाल दें, कुछ भी करें, चाहे उनको मार क्यों ना दें। और वैसे तो ये मारने के लिए ही उन्हें गए होते हैं, इसीलिए शिन भी वहाँ से निकल जाता है उनको बचाने के लिए। वो दोनों रास्ते में ही होते हैं। अमारोट के सोल्डियर उन पर हमला कर देते हैं। मिस्टर मोरिसाकी अपनी गन से जवाबी हमला करता है। शिन वहाँ पर पहुँच जाता है और उन सोल्डियर से खुद फाइट करता है। वो बोलता है इनसे मैं फाइट करूँगा, अगर तुमने गलती से भी इनको मार दिया तो तुम लोग अगार्था में अपने प्रति हेट ही फैलाओगे। मैंने अपना एहसान चुका दिया, तुम दोनों यहाँ से जाओ। वो गेट ऑफ लाइफ डेथ के पास पहुंचने वाले होते हैं। उनको बस इन क्लिफ के बॉटम तक जाना होता है। वो द गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ के पास पहुंचने वाले होते हैं। उनको बस इन क्लिफ के बॉटम तक जाना होता है। आसुना बहुत डरी होती है। वो कोशिश करती है पर वो नीचे नहीं जा पाती, वो नीचे नहीं उतर पाती, उसको बहुत डर लगता है।
तो मिस्टर मोरिसाकी अकेले ही वहाँ से जाने लगता है। वो उससे क्लेविस ले लेता है, बदले में उसको गन दे देता है। आसुना वहाँ पर बैठी रहती है। जैसे ही अंधेरे होने लगता है वो पानी में चली जाती है। शिन आखिरी तक लड़ता रहता है। वो लोग अज्यूम करते हैं कि वो लोग उस चट्टान से नीचे जिंदा नहीं उतर पाएंगे। वो क्लेविस को सेंस नहीं कर पाते, इसलिए ऐसा बोलते हैं। वो शिन से बोलते हैं अब तुम ना ही सरफेस पर रह सकते और अब तुमने विलेज में भी अपनी जगह खो दी है। आसुना इज़ोगु से छुटकारा पाने के लिए भागती रहती है जब तक है जान, बट इन दी एंड पानी नीचे जाने लगता है। पत्थर में पानी गायब होने लगता है। इज़ोगु आसुना को पकड़ लेते हैं। वो गन चलाकर उसको डराकर भगाने की कोशिश करती है, पर इज़ोगु उसको मारने ही वाले होते हैं। पर गन की आवाज सुनकर शिन आसुना को बचाने आ जाता है। अगले दिन वो साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि शिन की बॉडी अपने आप ही आसुना की हेल्प करने के लिए मूव हो गई थी। शिन और उसके बड़े भाई शुन की आंखें और बाल डिफरेंट होते हैं और शुन की हाइट भी थोड़ी बड़ी होती है। आसुना शुन की यादों में रोने लगती है और शिन को भी रुला देती है। गिरते पड़ते मिस्टर ryuji मोरिसाकी गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ के पास पहुंच जाते हैं। इसीलिए सुकुना विमल द गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ के पास जाते हैं और क्यूसी भी। वो वहाँ पर मरने जाता है, अपने आप को सेक्रीफाई करने, जिससे वो अपनी लाइफ स्पैन से सकुना विमल गॉड की पावर से मिस्टर मोरिसाकी की वाइफ को दोबारा जिंदा कर सके। उससे पहले क्यूसी एक गाना गाता है जिससे उसकी मेमोरी इस वर्ल्ड में रह सके। वो वाइब्रेशन के थ्रू उसकी मेमोरी हमारे साथ इंटरमैक्स हो जाती है, किसी को पता भी नहीं लगता। ये वाइब्रेशन उसके गाने से निकलती है। आसुना को पता चल जाता है ये तो वही गाना है और ये गाना हमेशा मेरे साथ है और रहेगा। आसुना भी क्यूसी के साथ जाने का फैसला करती है। वो दोनों उसके साथ गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ चले जाते हैं। उधर अगार्था के गॉड आ जाते हैं। वो अपनी विश में अपनी वाइफ मांगता है और वो दे देते हैं, पर उसकी वाइफ की सोल के लिए एक वेसल चाहिए होता है और उसी टाइम वहाँ पर आसुना आ जाती है। और ये भाई साहब अपनी वाइफ के लिए इतने ऑब्सेस्ड होते हैं, इतने पागल होते हैं कि ये आसुना की कुर्बानी दे देता है और आसुना धीरे धीरे उसकी वाइफ बन जाती है। आसुना की कुर्बानी कम बढ़ जाती है, इसलिए अगार्था के गॉड उसकी एक आंख भी ले लेते हैं। शिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो क्लेविस को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो आसुना को वापस ला सके। मिस्टर मोरिसाकी शिन को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो ऐसा ना करे, वरना उसको मजबूरन शिन को मारना पड़े। शिन उस क्लेविस को तोड़ देता है। आसुना शुन की सोल से मिल पाती है अगार्था के गॉड की वजह से और वो वापस से आसुना बन जाती है। मिस्टर मोरिसाकी बोलते हैं मेरे को मार दो, मैं माफी लायक नहीं हूँ, पर ये दोनों उसको माफ कर देते हैं और ये तीनों समझ जाते हैं कि किसी को भी दोबारा जिंदा करना सही नहीं होता है। इससे सभी की लाइफ का फ्लो बिगड़ जाता है। फिर वो वहाँ से खुशी खुशी वापस जाने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। काकेगुरी एनीमे को देखने के लिए लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को देखें, बी द बिगिनिंग एनीमे को देखने के लिए राइट वाली, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए चैनल के लोगो पर क्लिक कीजिए।